टाइम स्पेंड करने के लिए। और बीइंग सीनियर आई अंडरस्टैंड कि एक दिन जो हमें मिलता है होगा, उसी दिन हम अगर किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ऐसे जाना पड़े तो वो काफी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बट वी विल ट्राई टू मेक इट मोर यूजफुल कि आप यहाँ से आज कुछ ऐसी चीजें सीख के जाओ जो थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी में आपकी कुछ बेनिफिट लेके आए, कुछ आपकी स्किल्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो। यू विल ट्राई की कुछ बेस्ट चीजें आपको यहाँ से लर्निंग के लिए जरूर लेके जाए। तो टू स्टार्ट विथ हम स्पाइस आईटी कंपनी वी ऑल नो कि हम यहाँ पे आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम अपना कोवर्क स्पेस भी लेके आए हैं। दिवाली का अपना फर्स्ट कोवर्क स्पेस है, प्लस हम अपने कोर्सेज भी कराते हैं। तो आज का जो ये हमने इवेंट प्लान किया है ओनली फॉर वुमेन हमने प्लान किया है कि वुमेन बहुत कम जैसे बीइंग वर्किंग वुमेन को हमें ऑफिस में शायद कुछ मौके मिल जाते हैं, मगर जो फीमेल वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, हमने उनको मेजरली फोकस में रखा है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे डोमेन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी आईटी बैकग्राउंड से हैं, बट वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते रहते हैं अपने आसपास के लोगों से। ज्यादातर घरों में मेल जो है, हस्बैंड जो है या ब्रदर है या फादर है, दे आर एक्टिव इन दिस स्टॉक मार्केट एरिया, है ना, वो हमेशा बात करते रहते हैं। आप देखोगे कि बच्चे लड़के बहुत कम एज से ही इसमें इंटरेस्ट लेना, मतलब 16-17 की एज में दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस थिंग्स, दे स्टार्ट टेकिंग रिस्क। मगर हम लोग 30s में 40s में भी उतना डेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सेफ उसमें रहना चाहते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करें, हमें बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो ये वर्कशॉप सिर्फ इसी चीजों को ध्यान में रख के हमने की है कि आज आपको एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको दी जा सके स्टॉक मार्केट की भी, शेयर मार्केट की भी, डिफरेंट क्या क्या आप एरियाज हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हैं। हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं इसी एरिया से हैं। प्लीज शर्मा सर, ही इज PhD in MBA एंड करंटली सर जो है लोहिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोजीशन पर है। सर का 18 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर ने इसके अलावा सर 10 साल से ज्यादा का खुद का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है सर का। और सर सेबी के साथ मिलके बहुत सारे वर्कशॉप्स 200 प्लस वर्कशॉप सर इन्हीं के ऊपर फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कंडक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत एक्टिवली दे आर कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स टू एजुकेट पीपल, टू एम्पावर पीपल, तो उनको स्टार्ट करवा सके। उसके अलावा अगर आपको लेवल अप करना है उसके लिए भी सर आपको हेल्प कर सकते हैं। ये आज की बेसिक के लिए रही थी हमारी, मगर अगर आपको लेवल अप करना है, आप इसी में आगे अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो, सर कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी आल्सो। तो प्लीज वेलकम सर एंड ओवर टू यू सर नाउ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्पाइस कंपनी, उनके डायरेक्टर मैडम पूनम मैम और सुरेंद्र सर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे इनवाइट किया। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप जो टाइम निकाल के नवरात्रों के टाइम में आए हैं, ठीक। और स्पेशली वुमेन है और वुमेन का ही टाइम चल रहा नवरात्र, ठीक। तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में जैसे लेडीज हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, और घर के हर डिसीजन में आप लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट ये देखा गया है कि फाइनेंशियल एरिया में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट स्पेशली इंडिया में कम है। घर में टीवी कौन सा आएगा ये तो लेडीज डिसाइड करती है, बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सा होगा, इंश्योरेंस लेना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हम, स्पेशली ये लेडीज। उसके पीछे कई काम है, बट उसमें एक चीज है कि हम और कामों में इतना बिजी रहते हैं कि हम फाइनेंशियल में नॉलेज भी नहीं ले पाते और अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। बट किसी भी घर को सक्सेसफुल करने के लिए पैसा सबको जरूरी है, फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना घर के लिए जरूरी है। तो जब अगर लेडीज खुद फाइनेंशियल स्किल होगी, नॉलेज होगी, तो वो इस सेक्टर में भी आगे बढ़ सकती है, घर में अपना डिसीजन ले सकती है, अपने रोल प्ले कर सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ठीक। तो आज हम जो मेन हमारा डिस्कशन रहेगा, फर्स्ट फाइनेंशियल नॉलेज बेसिक क्या होनी चाहिए।
हम हर चीज की नॉलेज हम रखते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। हमें पता है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज जैसे जरूरी है, हर चीज की जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल नॉलेज होना भी आज के टाइम में जरूरी है। इंश्योरेंस क्या है, क्यों कराना है, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं, क्या रिस्क है, कितना रिटर्न है किस प्रोडक्ट में, ठीक। और आजकल जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जैसे स्टॉक मार्केट है, तो उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज पहले, और फिर हम लास्ट में जाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट की रिटर्न उसमें ज्यादा है। ठीक, तो हम शुरू करेंगे एक बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से। तो पहले अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम बात करें तो दो वर्ड हम बार बार सुनते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत या निवेश। ठीक, एनी आइडिया क्या होती है सेविंग? आप में से कोई बचत या निवेश से क्या मतलब है? हम सब इंडिया में सब बचत करते हैं, ठीक, तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बचत करते हैं, ठीक, और हमारा पूर्वजों से ये चला रहा है, सबने, मेरे माँ बाप ने ये कहा कि बचाओ, पैसे बचाना, तो बचाने को फोकस हमारा रहता है, ठीक। बट बचत अलग है और निवेश अलग। हम बचा तो लेते हैं, सेविंग तो हम करते हैं, तो सेविंग जैसे सर ने बताया इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो अगर मैं मान लो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और फिर 50,000 रुपए मेरा घर खर्च है, तो 50,000 रुपए हमारी क्या होगी? सेविंग। बट सेविंग जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है, बट सिर्फ सेविंग करना ही काफी नहीं है। सेव से क्या, आपने पैसा बचा तो लिया, बट वो पैसा ग्रो नहीं होगा, ठीक। आप मान लो हर महीने 10,000 रुपए बचा रहे हैं और उसको घर पे रखते जा रहे हैं, तो वो 10,000 ही रहेगा। आप उसको 10 साल बाद में निकालोगे तो 10 पैसा तो बचाती है, बट वो आटे के डब्बे में रख दिया, अलमारी में रख दिया, वो या तो भूल जाएंगी, आधी बार वो पैसा चोरी हो जाएगा या फिर वो चला जाएगा। डिमोनेटाइजेशन में बहुत पैसा ऐसा वेस्ट हुआ कि पैसा दबा ही रहे। या हमारे पूर्वज लोग भी करते थे, पैसा बचाते थे और उसको दीवारों में रख दिया, मिट्टी में दबा दिया, अब भी पता लगता है वो निकलता है, कोई नया मकान बनाता है तो पैसा दबाया। यानी उन लोगों ने बचत तो की, बट वो उसका फायदा ना वो खुद उठा पाए ना उनकी आने वाली जनरेशन। तो बचत करना जरूरी है, बट बचत के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश या इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि जो पैसा आपने बचाया है, बचाने का मतलब अपने करंट हमने जो खर्चे थे उसको कम किया है। बचत कैसे करते हैं हम, कि जो मेरे पास पैसा है मैं उसको कर्ज नहीं करते, यानी मैं अपनी जरूरतों को कम कर रहा हूं और उस पैसे को मुझे बढ़ाना है, ऐसे प्रोडक्ट में लगाना है जिससे वो पैसा टाइम टू टाइम ग्रो हो, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट या निवेश। तो बचत तो हम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हम उसको निवेश पे भी हमें फोकस करना है। सो दैट निवेश से फायदा क्या होगा हमारा, वो पैसा हमारा ग्रो भी होगा। तो मान लो मैं 10,000 रुपए मैंने बचाए हैं, तो वो 10,000 में 1 साल के लिए अगर निवेश करूं तो वो 10,000 से ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा होंगे वो डिपेंड करता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट है। या मान लो सिंपल बैंक में चला गया, एफडी करा दी, वो 7% ब्याज है, तो 10,000 रुपए अगर 7% भी ब्याज है तो 1 साल बाद वो 10,700 रुपए हो जाएंगे। जबकि अगर मैं उसको घर पे बचत करके रखता तो वो 10 के 10 ही रहते। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म में, वो निवेश का फायदा उतना ही ज्यादा रखना, ठीक। तो हमें बचत के साथ साथ निवेश पे भी फोकस, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, ठीक। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है उसका हमें फायदा मिलता है। जैसे हम सब पढ़ते हैं मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो निवेश में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं, ठीक। और कंपाउंड में क्या होगा, जितना लॉन्ग टर्म का पीरियड होगा उतना हमें फायदा ज्यादा मिलता है। तो आप कहोगे 10,000 रुपए 1 साल में रख के भी सिर्फ 700 रुपए तो बढ़े, बट वो 1 साल में आपको 700 रुपए दिख रहे, उसी को अगर आप 5 साल 10 साल रखोगे तो वो पैसा डबल ट्रिपल भी होता रहेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। पहले साल आपने 10,000 रुपए जोड़े, उस पे 10% 7% इंटरेस्ट लगा 700 रुपए, अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,700 रुपए लगेगा, और ऐसे वो पैसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम निवेश की शुरुआत करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें और उसको लंबे टाइम तक चलाएं, तभी वो पैसा हमारा ग्रो हो सकता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हमने एक एग्जांपल लिया है, 2 भाई हैं, मान लो अनिल एंड सुनील, ठीक।
दोनों की जॉब लग गई 25 ईयर की एज में। अनिल ने शुरू में ही जैसे ही जॉब लगी उसने पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और 50,000 रुपए पर साल उसने बचाए और 35 साल तक उसने बचाया। ठीक, उसके बाद उसने पैसा निकाला नहीं, वो पैसा चलता रहा। ठीक, यानी जैसे जॉब लगी उसने, जैसे हम क्या होता है ना, जैसे जॉब लगती है तो हमारे खर्चे कम होते हैं तो हम ज्यादा बचा सकते हैं। तो जैसे उसकी शादी बच्चे हुए 35 साल में, उसने 10 साल तक बचाता रहा। जबकि दूसरा भाई जो सुनील था, उसने क्या कहा कि अभी तो नई जॉब लगी है, मैं तो घूमूंगा फिरूंगा एंजॉय करूंगा। उसने 35 साल तक कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो जो भी सैलरी मिलती उसको पूरे का पूरा खर्च करता रहा। बट उसके बाद जब 35 साल के बाद उसको समझ में आया कि मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसने 35 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू की और 60 साल तक वो सेविंग इन्वेस्टमेंट करता रहा। ठीक, दोनों ने 50,000 रुपए पर साल बचा, आगे सेविंग नहीं करी बट पुराना पैसा भी निकाला नहीं। दूसरे ने 35 के बाद शुरू की और 60 साल तक सेविंग करता रहा, यानी 25 साल उसने 50,000 रुपए बचाए। तो आपके हिसाब से किसको कितने ज्यादा मिले होंगे? एक ने सिर्फ 10 साल बचाए 50,000, यानी 5 लाख रुपए उसने अपनी जेब से खर्च बचाए हैं। दूसरे ने 25 साल यानी 12.5 लाख बचाए। फिर भी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले वाले के पास 86 लाख रुपए हो गए 60 साल का जब वो रिटायरमेंट का टाइम आएगा, जबकि उसने सिर्फ 5 लाख ही इन्वेस्ट किए थे। बट उसने जल्दी इन्वेस्ट कर लिए 25 से 35 के बीच, और नेक्स्ट 25 साल उसने उस पैसे को निकाला नहीं, तो पैसा अपने आप में डबल ट्रिपल होता चला गया। जबकि दूसरे वाले ने लेट शुरू किया, ज्यादा पैसे बचाए, फिर भी उसका फंड जो है वो कम हो गया। फर्क क्या हुआ? टाइमिंग का। तो अगर हम जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे उतना हमारा पैसा ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यही फायदा है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि पैसा बहुत फास्ट ग्रो होता है, जैसे टाइम बीतता जाएगा बाद में वो 1 का 2 गुना होगा, 2 का 4 गुना, 4 से 8 गुना, 8 से 16 गुना। बट वो तभी पॉसिबल है जब हम स्टार्ट करें अर्ली इन्वेस्टिंग। ठीक, तो जैसे ही हमारी जॉब लगती है या हमारे पास मनी आना शुरू होता है, अगर हम टाइमली शुरू कर दें और उसको ग्रो होने दें, ठीक, बीच में उस पैसे को विड्रॉ नहीं करें, तो वो पैसा हमारा ग्रो हो सकता है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट करना है और एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट। अमाउंट चाहे कम हो बट जल्दी शुरू अगर हम करें और लंबे टाइम तक करें तो वो ग्रो होगा। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस अगर करें, इन्वेस्टमेंट से पहले एक शब्द आता प्रोटेक्शन, जिसमें हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से क्या मतलब है हमारा? ठीक, तो आपका कितना इंश्योरेंस होगा सर? सही, इन्होंने कहा 2 करोड़। ठीक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी वर्कशॉप में पूछता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, आपका कितना इंश्योरेंस है, तो जवाब आता है मैं 50,000 रुपए का प्रीमियम भरता हूँ। कोई कहता है मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरता हूँ। तो हम इंश्योरेंस को मापते हैं प्रीमियम के कंपैरिजन में, जबकि इंश्योरेंस हमारा होता है रिस्क कवर के लिए। ठीक, मोस्टली आप लोगों से पूछोगे ना इंश्योरेंस करा रखा? हाँ, मैं तो 20,000 की भरता हूँ। कोई कहेगा मैं 50,000 की। फिर आप उससे पूछोगे रिस्क कवर कितना है, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। क्योंकि मोस्टली जो इंश्योरेंस हम कराते हैं वो होते हैं इंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान, जिसमें प्रीमियम तो होता है ज्यादा और रिस्क कवर होता है कम, जबकि होना चाहिए रिवर्स। इंश्योरेंस हमेशा हमें कराना है अपने इनकम रिप्लेसमेंट के लिए। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि कितना कवर हमारा है। ठीक, और इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? घर में किसका होना चाहिए? फैमिली मेंबर्स, बच्चे हैं, मान लो एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ठीक है, खासकर लेडीज क्या कहती है, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, मेरे नाम तो एक भी पॉलिसी नहीं। तो हमेशा इंश्योरेंस जो अर्निंग मेंबर है, लेडीज जेंट्स की बात नहीं है यहाँ पे, अगर लेडीज कमा रही है तो उसका भी होना चाहिए, जेंट्स कमा रहा है तो उसका होना चाहिए। ठीक, बच्चों का हम इंश्योरेंस
के बजाय हमें इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस कोविड के बाद शायद हाँ हेल्थ तो हम आएगा बाद में, ये हम फिलहाल कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात। ठीक, तो जो भी फैमिली में अर्निंग मेंबर है, इंश्योरेंस किस लिए बनाया गया? रिस्क कवर के लिए हमारा, कि कल को अगर जो अर्निंग मेंबर की इनकम बंद हो जाए तो हमें फाइनेंशियल रिस्क जो है पैसा वहां से मिल जाए। ठीक, तो हमारा जो प्रमोट क्या करना है फैमिली में, जो अर्निंग मेंबर है पहले उसका एडुकेट रिस्क कवर होना चाहिए, फिर हम बाद में अगर एक्स्ट्रा है तो हम चाहें तो दूसरों का करा सकते। तो अर्निंग मेंबर वो जेंट्स है तो जेंट्स का, लेडीज है तो लेडीज, दोनों है तो उनका। बट जस्ट इसलिए नहीं कि हम नाम के लिए इंश्योरेंस कराएं। ठीक, और कितना होना चाहिए इंश्योरेंस? एक प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि अगर वो बंदा जिसका इंश्योरेंस कवर है वो ना रहे तो इतना पैसा हमें मिल जाए कि उसके इंटरेस्ट से घर खर्च चलता रहे। ठीक, तो उसके लिए हम एक बेसिक थंब रूल होता है 100 ऑफ योर मंथली इनकम, कि आप जितना मंथली कमा रहे हो उसका 100 टाइम्स अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। मान लो मैं 50,000 रुपए घर खर्च है या कमा रहा हूं तो उसका 100 टाइम यानी 50 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। तो कल को वो बंदा नहीं रहा तो 50 लाख को अगर हम बैंक में जमा भी करा दें, मान लो फैमिली को नॉलेज नहीं है फाइनेंस की, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जमा करा दें। तो आजकल पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम प्लान होता है तो उसमें 8% ब्याज हमारा 40,000 रुपए के लगभग पैसा मिल जाएगा। कम से कम घर खर्च जो है फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से भी पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस। इन्वेस्ट, क्योंकि देखो हम जिंदा रहे तो बंदा कमा के खाएगा, फिर घर वालों को भी खिलाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब बंदा ही मान लो ना रहे या कमाने लायक ना रहे। तो इंश्योरेंस भी दो तरह का होता है, एक लाइफ भी होता है, एक होता है डिसेबिलिटी, जो हम नॉर्मली नहीं करते। डिसेबिलिटी का मतलब है कि बंदा तो है बट वो कमाने लायक नहीं रहा, ऐसी बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, वो तो और बुरी हालत हो जाती है फैमिली में। ठीक, तो हमें दो इंश्योरेंस प्रॉपर फैमिली के अर्निंग मेंबर का होना चाहिए। आज तो क्लोज डाल दिया इंश्योरेंस। हाँ, तो वो आपको देखना है। तो आजकल मिक्स हो गया, लाइफ के साथ ही डिसेबल है, नहीं तो आप उसमें एक राइडर अलग से आता है, थोड़ा 500 रुपया एक्स्ट्रा लगते हैं, डिसेबिलिटी का भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा रिस्क कवर के लिए। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कवर आज के टाइम में, क्योंकि हम देखा आजकल इतनी भी हैपनिंग हो जाती है कोविड के बाद, तो वैसे भी नेगेटिव चीज नहीं है इंश्योरेंस को। हम लोगों में, हम इंडिया में क्या लेते हैं? नेगेटिव। हम कभी भी घर पे इंश्योरेंस की बात नहीं करते, खासकर अब तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, हम पेरेंट्स के साथ करेंगे तो। मतलब हमें पॉलिसी ले रखी है, हमें नहीं पता कि अगर कल को वो मिसहैप हो गई, वो कैसे सारी पॉलिसी में शोर होगी और उस पैसे को फिर हम कैसे यूटिलाइज में लेके आएंगे। दूसरा, इसी पे मैं अभी आ रहा था कि दूसरा क्या है कि खासकर जो अर्निंग मेंबर है, ठीक, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और वो फैमिली मेंबर को एक्सेसिबल होना चाहिए। अब भी देखोगे बैंकों के पास और इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस पॉलिसी के पास, कंपनी के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं जिनका कोई लेने वाला ही नहीं है। लोगों ने पॉलिसी तो कराई, एक्सपायर भी होगा, घर वालों को पता ही नहीं, वो क्लेम करने नहीं आए। बैंक में एफडी तो पड़ी है बट उनका कोई लेने वाला ही नहीं है। तो जो भी पैसा हम बचा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस करा रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना करके हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जो कोई भी एक्सेस फैमिली मेंबर को एक्सेस हो, और उसको उतनी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए बेसिक आज के टाइम कि वो उसको यूज कर सके। ठीक, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक, जिसमें सारी आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, सो दैट हम उसको टाइमली यूज कर सके। ठीक, सेकंड ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम बहुत जरूरी हो गया। आफ्टर कोविड तो हम देखते हैं इतनी बीमारियां भी आजकल, और बीमारी का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, पहले तो बीमारी कम होती थी, खर्च भी आप देखो, अगर हॉस्पिटल में अगर आप बुखार के लिए भी एडमिट हो गए तो भी 50-60 हजार लाख रुपए का बिल बनाए बिना वो बाहर नहीं आने देंगे आप। ठीक, तो होता क्या है हेल्थ में, आपने प्लानिंग तो कुछ और करी होगी और बीमार होकर पैसा वहां पे यूज होगा। आपने सोचा था घूमने के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठे किए या गाड़ी खरीदने के लिए, फैमिली मेंबर बीमार हो गया, वो पैसा वहां पे खर्च होगा। तो एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना भी आज के टाइम में जरूरी है। ठीक, हमें कई बार ये लगता जरूर है कि हम ये पैसा भर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंश्योरेंस में होता है टर्म प्लान में जिसमें हम ज्यादा रिस्क और लेते हैं तो वो वापस नहीं मिलेगा पैसा, ऐसे ही हेल्थ प्लान में होता है। बट फिर भी आज के टाइम में वो जरूरी है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे को
दो फायदे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। एक तो हमें मेंटल पीस रहेगी कि मुझे पता है कि मैं बीमार हो गया तो कम से कम फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका फायदा भी हमें होगा। मान लो आप 10,000 रुपए साल के भर रहे हो, आपने 5 साल नहीं यूज किया, 50,000 आपको लग रहा है वेस्ट है, छठे साल हो सकता है आप बीमार कोई फैमिली में हो गया, आपके 2 लाख या 5 लाख का बिल भी बन सकता है। और ना भी बने, कम से कम हमें एक मेंटल पीस है, प्लस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जैसे आजकल और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आप ये मान लो कि हमें कराना ही है, चाहे इसमें फायदा हो या नुकसान, क्योंकि ये जरूरत की चीज है, ये सोचने वाली चीज नहीं है। तो एक टर्म प्लान इंश्योरेंस, टर्म प्लान में क्या होता है, प्रीमियम कम देना पड़ता है और कवर हमें ज्यादा मिलता है। नॉर्मली हम उसको जानते नहीं, क्योंकि एजेंट हमें बताते नहीं, क्योंकि एजेंट का उसमें कमीशन भी कम होता है, तो हमें खुद से उसको मांगना पड़ेगा, या आजकल ऑनलाइन साइट है उस पे जाके हमें टर्म प्लान एक सफिशिएंट 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ जितना आपको लगता है कि इतना होना चाहिए वो टर्म प्लान, और एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपके सारे मेंबर कवर हो, वो होना आज के टाइम जरूरी है। फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात सोच सकते हैं। अगर ये दो चीज नहीं है, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, ये दो चीज नहीं करी तो फायदा नहीं है। मान लो आपने 3 साल इन्वेस्टमेंट तो कर ली, बट आपका इंश्योरेंस नहीं था, बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारा पैसा नहीं रहे। तो ये दो चीज जब आपकी हो जाए, नॉर्मली हम इंश्योरेंस को हमने मिक्स कर दिया, दो वर्ड अलग थे, इंश्योरेंस अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग, बट हमारी इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या किया, इन दोनों को कभी भी एजेंट आपको इंश्योरेंस नहीं करता, वो क्या कहता है इन्वेस्टमेंट करा लो। अरे भाई इन्वेस्टमेंट करानी है तो मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा, तुम तो इंश्योरेंस की बात करो, बट वो हमेशा इन्वेस्टमेंट कह के बेचते, तो वो ना तो इंश्योरेंस रहा ना ही। अब मैं 10,000 के प्रीमियम भी भर रहा हूँ और मेरा रिस्क कवर है सिर्फ 1 लाख रुपए का, इसकी बजाय मैं 1,000 में इंश्योरेंस कराता, 9,000 को मैं म्यूचुअल फंड में डालता, तो वो रिटर्न कहीं। तो अब जितने भी इंश्योरेंस, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि इंश्योरेंस नहीं होना कंपनी ने किया तो ना से तो अच्छा है, बट अगर आप किसी की भी इंश्योरेंस पॉलिसी के रिटर्न उठा के देखोगे वो 3-4% एफडी से भी कम रिटर्न आएगी उसकी। पर सुनने में ये लगता है कि हम 20 साल बाद तो 1 लाख रुपया मिलेगा, बट उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें इंश्योरेंस सिर्फ उतना लेना है टर्म प्लान जितना रिस्क कवर है, बाकी पैसे को हमें करना है इन्वेस्टमेंट, और इंश्योरेंस भी सिर्फ हमें अर्निंग मेंबर का ही पहले कराना है। ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए पूरी फैमिली का, टर्म प्लान हमें अर्निंग मेंबर का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इंश्योरेंस। ठीक, तो हम नॉर्मली हम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम या 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम का एक थंब रूल है, बाकी आप अपने हिसाब से ज्यादा कराएं तो अच्छा रहेगा। प्लस अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है तो वो और बढ़ा सकते हैं, मान लो मेरा लोन ही चल रहा है 50 लाख का, तो ठीक, तो मुझे फिर 1 करोड़ का कराना चाहिए। कई बार क्या केस हमने देखे हैं, मान लो बंदा सेट है, जॉब अच्छी चल रही है, अच्छा लोन लेके बढ़िया फ्लैट ले लिया, और अचानक उसको कुछ हो गया, ठीक, तो फैमिली इतनी ट्रबल में आ जाती है, तो अर्निंग बंद होगी, प्लस जो लोन की किस्त जो है वो प्रॉब्लम, वो घर से भी निकलना पड़ता है उनको, और अर्निंग भी बंद हो जाती है। खासकर क्योंकि आजकल सिंगल फैमिली है या, तो वहां पर तो और ज्यादा जरूरत है कि इंश्योरेंस कवर प्रॉपर होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आज का हमारा है, दैट इज प्रॉपर रिस्क कवर हेल्थ वाइज एज वेल एज लाइफ। ठीक, तो हमें अपनी फैमिली का देखना है, आज जाके चेक करना है कि प्रॉपर ये चीज है या नहीं, डिस्कस करना है, और अगर नहीं है तो उसको करवाना है। ठीक, कि प्रॉपर रिस्क कवर हमारा है या नहीं, और प्लस हेल्थ इंश्योरेंस है या। ठीक, तो कि सर हमें बच्चों का इसमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? उसका हम जैसे देखो, हम इंश्योरेंस तो जैसे हमने कहा रिस्क कवर के लिए, तो बच्चों के लिए हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। तो मतलब इन्वेस्टमेंट करें इंश्योरेंस में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपका 20-30% चार्ज काट लेगी और 70% को इन्वेस्ट करेगी, तो क्यों ना हम ही डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें। इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से थोड़ी पैसे बढ़ा के देती है, वो हमारे पैसे को अपना खर्चा काट के फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो पैसा आएगा वो आपको वापस से काटते हैं। तो क्यों ना, अलग अलग ऑप्शन है, बट इंश्योरेंस कंपनी को हम क्यों दें, जबकि वो हमें पता है वो 20% तो हमारा पैसा खुद ही काटना है। ठीक, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस का बताया कि सबको करवाना ही चाहिए, ये तो फैमिली का पूरा वो भी लिया जा सकता है, तो इसमें किस एज से शुरू कर सकते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस की
क्योंकि एक बड़ी अमाउंट तो जाएगी हमारी ईयरली, देखा जाएगी कि 20s में शुरू करें या 30s में करें या 40s में करें। तो जितना जल्दी जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। हम ऑलरेडी लेट है, ये मान के चलो। इंश्योरेंस कवर तो फर्स्ट डे से ही होना चाहिए, ठीक। तो चाहे भी अगर जैसे ही वक्त होता है उसको हम ऐड करवाना चाहिए। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो, एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। तो जितनी कम एज में हम कराएंगे उसका प्रीमियम उतना है। और एक बार प्रीमियम जो लॉक हो गया वो चलेगा फिर, ठीक। मान लो मेरा आज प्रीमियम 5,000 है 1 करोड़ का, तो वो 5,000 ही चलेगा। बट 5 साल बाद कराऊंगा तो हो सकता है वो प्रीमियम बढ़ के 10,000 हो जाए, फिर वो अगले आने वाले सालों तक 10 ही चलेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हम ये इंश्योरेंस करा लेंगे उतना हमारे लिए रिस्क कवर भी स्टार्ट हो गया, प्रीमियम के हिसाब से भी फायदा है, ठीक। तो जैसे हम स्टूडेंट को भी करते हैं वर्कशॉप, तो उनको यही हम कहते हैं कि पहली जॉब सैलरी से आपको ये 2 काम करने हैं, एक तो टर्म प्लान लेना और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। जैसे ही आपकी पहली सैलरी आती है, पहले सैलरी में ये काम शुरू कर देना, ठीक। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शादी कराने से पहले प्रॉपर रिस्क कवर होना चाहिए। अगर शादी कराने का आपको हक नहीं है जब तक आपका रिस्क कवर नहीं है, क्योंकि आप किसी को डिपेंडेंट बना के ला रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है। कल को आपको कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा, ठीक। तो मैं तो ये कहता हूँ इंडिया में कंपल्सन होना चाहिए कि शादी से पहले एक प्रॉपर रिस्क कवर हो, वही शादी कर पाए। तो और जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है रिस्क कवर हमें बढ़ाना भी चाहिए, ठीक। ये जरूरी है एक बार मैंने आज 50 लाख का जरूरत है, कल को फैमिली को बढ़ गई है तो हमें रिस्क कवर बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से, ठीक। तो जितना जल्दी हम शुरू करें उतना अच्छा, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा इंश्योरेंस, दोनों तरह का इंश्योरेंस। अब आता है कि ठीक है इंश्योरेंस आपने करा लिया, बट इंश्योरेंस से तो हमारा रिस्क कवर हो गया, वो तो हमारे नेगेटिव उसके लिए हमने रखा है। बट हम तो पैसा तो बढ़ाना भी है, तो उसके लिए फिर हमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक। कुछ कम रिटर्न है, कम रिस्क है, कुछ ज्यादा रिटर्न है, कुछ ज्यादा रिस्क वाले भी है। तो सिंपल इन्वेस्टमेंट क्या है, आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हो, ठीक। बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें आपने पैसा, बट वो नॉर्मली किसके लिए होता है, सेविंग के लिए। नाम ही उसका क्या है, सेविंग। और हम क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेविंग में आप देखोगे ना तो इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल होता है, 3% होता है, वो भी महीने का मिनिमम बैलेंस पे। मान लो आपने 29 दिन 1 लाख रुपए रखे और 30 तारीख को निकाल लिए, तो उस महीने का कोई ब्याज नहीं। तो उसका ब्याज आप देखोगे ना पासबुक में कभी भी 100 रुपए, कभी 50 रुपए, 150 ही आता है। चाहे आपका पैसा 1 लाख मिनिमम जो आपका उस मंथ का आएगा उस पे आएगा, तो वो बना ही सेविंग के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए उसपे तो कभी आपको इंटरेस्ट नहीं तो इंटरेस्ट होता ही नहीं, वो क्यों नहीं होता, वो सेविंग के लिए। तो ठीक है हम सेविंग के लिए उसको यूज करें। जैसे मेरे पास 10-15 हजार हो गए, उसकी आप एफडी करा दो, ठीक। बैंक में ही रखना है ना आपको, कहते हो मुझे नहीं शेयर मार्केट की नॉलेज, तो आप उसको सेविंग अकाउंट से उठा के एफडी में करा दो, तो भी आपको 6-7%। हाँ, जिसमें आपका अगर सेविंग का आपने बोल दिया ना कि 10,000, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन करा ठीक, वो आजकल ऑप्शन आने लगा, तो आप वो ऑप्शन एक्टिव कर लो कि मेरे 10,000 से 1 रुपया के ऊपर हो तो मेरे 10,000 की एफडी हो जाए। एक तो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, इकट्ठा पैसा आपको देना पड़ेगा, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो वापस मिलेगा। आप कहते हो जी मेरे पास तो इकट्ठे नहीं है, मुझे तो हर महीने 1,000 रुपए या 2,000 रुपए में बचा सकता हूँ, तो हम उसकी आरडी करा सकते हैं। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आप 100 रुपए महीने से भी उसकी शुरुआत कर सकते हो, ठीक। वो आपके हर महीने उतने रुपए कटते रहेंगे अगर बैंक में है तो। नहीं तो आजकल पोस्ट ऑफिस के एजेंट होते हैं, आप उनको बताओगे वो आपके घर से आके हर महीने ले जाएंगे पैसा, ठीक। बट उसमें हमें ध्यान रखना कि प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं कि एजेंट आपके घर से पैसे तो ले जाता है, वहां पे जमा ही नहीं कराता। आप 5 साल भर के खुश हो गए, 5 साल बाद जब पैसे लेने गए पता लगा वहां तो अकाउंट की खुला ही नहीं। खुला तो था 1 महीना तो जमा हुआ, उसके बाद जमा ही नहीं हो। तो अगर हम एजेंट के थ्रू भी कर रहे हैं तो 6 महीने में 1 साल में जाके चेक कर लेना चाहिए कि वो पैसा आपका पासबुक खुद से अपडेट करवाने चाहिए, ठीक। तो वहां से हम शुरुआत थोड़ा पैसे से भी कर सकते हैं। बट इनमें दिक्कत क्या है, या हम कंपनी के डिपॉजिट है, यहाँ पे जो पैसा हमें रिटर्न मिल रहा है वो लगभग 6 से 7%, और वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम पहले सुनते थे 12% था हमारे टाइम में, फिर 11 हुआ, 10 हुआ, अब 6% तक आ चुका है, और आने वाले टाइम में हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि बाहर के देशों में आप देखोगे ना, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में, वहां इंटरेस्ट रेट नहीं होता,
वहाँ 10%, 1% है, ठीक, बल्कि बैंक उनसे पैसा और लेता है रखने के नाम पे, और धीरे धीरे वो सब जगह ऐसा ही सिचुएशन आनी है, ठीक, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो हमें कुछ दूसरे प्रोडक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा जहां पर कि रिटर्न ज्यादा हो, ठीक। तो उसमें फिर हमारे दिमाग में आता गोल्ड, ठीक, गोल्ड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मतलब फ्लोट, बट रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम क्या है, टिकट साइज ज्यादा है, यानी पैसा ज्यादा होना चाहिए। आपको 10, 20, 50 हजार है तो मैं कोई फ्लोट तो आएगा ही नहीं, उसमें मकान नहीं आएगा, तो फायदा नहीं है। प्लस उसमें लीगल चीजें हैं वो देखना पड़ेगा, फिर कई बार टाइमली वो पैसा सेल होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता। खासकर मैंने देखा कोविड के बाद जब से प्रॉपर्टी बीच में डाउन आएगी तो लोगों का पैसा लॉक हो गया पूरा, मतलब प्लॉट खरीद ले 1 करोड़ का, अब वो बिक ही नहीं रहा, रेट डाउन आ गया, ठीक है, लिक्विडिटी। तो रियल एस्टेट मैंने कहा गलत है, बट उसका अलग है, पैसा ज्यादा होना चाहिए, सरप्लस है, लॉन्ग टर्म है, तो ही हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड है हम जो आप लोग करते हैं, ठीक, तो गोल्ड में भी हमारे दोनों ऑप्शन होते हैं, एक फिजिकल गोल्ड है, ठीक, ज्वेलरी के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं ज्वेलरी बना देते हैं, ठीक। बट मेरा पर्सनली मानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज्वेलरी के फॉर्म में ना करके उसको हम फिजिकल भी ले रहे तो आप बिस्किट ले, नहीं तो आजकल ऑनलाइन गोल्ड आ गया, ठीक, आप गोल्ड का ETF है वो ले सकते हो। उसका फायदा क्या है, सेम रेट में बिक जाएगा, तुरंत बिक जाएगा। बट अगर ज्वेलरी भी करा रहे हैं तो दोनों पर्पज अगर आपको लग रहा है यूज होनी है तो ही कराएं, नहीं तो रिस्क तो काफी है ना प्रॉपर्टी। ज्वेलरी के दो नुकसान हैं, फायदे हैं, वही लेकर आप पहले हम यूज करेंगे फिर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन यूज करेगी, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। नहीं, एक और भी है, रिस्क किसमें नहीं है, हम जब स्कूटी पे चल के सड़क पे चलते हैं, रिस्क तो उसमें भी है। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलो, उसको कंजम्पशन बोलो आप। हाँ। मतलब कि हमने इन्वेस्ट किया है, हमारी फिर आप ये सोचोगे ना जैसे सूट साड़ी खरीदा वो वैसे ना अच्छा ना, सूट साड़ी का कुछ नहीं मिला, गोल्ड तो बढ़ते मिलेगा। हाँ ये बढ़ती है, सूट साड़ी का टोके मिलेगा आपको, हाँ एक टोके मिलेगा आपको सिर्फ। तो यानी नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड, वो हमें फिजिकल ले सकते हैं थोड़ा बहुत, या हम डिजिटल में ले सकते हैं। आजकल डिजिटल का फायदा ये होगा कि तो जो आपका 10% कट रहा है वो नहीं कटेगा, प्लस आपको जब चाहोगे आप सेल आओगे। नहीं तो क्या होता है, फिजिकल मान लो मैंने आज भिवानी से ले लिया, वो ज्वेलर की दुकान होगी बंद, 5 साल बाद आप दूसरे के पास जाओगे वो कहेगा ये तो नकली है, वो सारा चीज भी हमें देखना है। तो उतना जो यूज करना है वो फिजिकल ले, बाकी हम उसको वर्चुअल में आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिस्किट का फायदा क्या, आजकल जो गोल्ड वो सेम रेट में बिकेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ठीक। बट गोल्ड में रियल में क्या है कि तो हम जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो जैसे ये हो गया, फिर हम मार्केट की बात करें तो हम एक जगह नहीं इन्वेस्ट करना, तो हर चीज के अपने फायदे भी हैं और नुकसान। तो कभी भी सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना। एक कहावत है इसमें हम पढ़ाते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, कि अभी अपने सारे अंडे कभी भी एक टोकरी में नहीं रखें। ये आपको ध्यान हो, हम जब पहले जब फिजिकल मनी ज्यादा रखते, आजकल तो हम मोबाइल में ही पैसा रखने लगे, तो हम कभी भी घर से बाहर जाते थे तो अलग अलग जेब में पैसे रखते थे, कुछ पर्स में, पेरेंट्स हमें कहते थे कुछ पैसा अलग रखो, सब कम से कम इतना पैसा सेव रखो कि वापस दो। अब बरस अगर चोरी भी हो जाए तो हमारे पास किराए लायक पैसे, तो हम 3-4 जगह पैसे रखते थे, उसका पर्पज यही होता था। तो ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो हमें अलग अलग जगह करनी। कई लोगों ने क्या किया, सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया और रियल एस्टेट होगी डाउन, ठीक, या किसी ने सारा पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में डाल दिया, शेयर मार्केट होगी डाउन। जैसे हम बात करेंगे शेयर मार्केट अप डाउन चलता रहता है। तो हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है कि कुछ कुछ पैसा हमें अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है, बैंक में भी रखना है क्योंकि हमें टाइम पे पैसा जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ पैसा हमें घर पे भी रखना होता है फिजिकल, ठीक है, कुछ पैसा हम बैंक में रखें, कुछ पैसा हम गोल्ड में रखें, कुछ पैसा हम डाइवर्सिफिकेशन। तो उससे फायदा क्या होगा कि जरूरत पे होना चाहिए और सारा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना। जैसे हमने बात की जैसे प्रोटेक्शन से पहले आते लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी फंड। आप सब एक पॉइंट नोट कर लो, इमरजेंसी फंड से मतलब क्या है कि इतना पैसा हमारे पास होना भी चाहिए कि कल को पैसा कहीं से ना आए तो मेरा घर चल सके। जैसे कोविड में क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो थी वो अचानक बंद हो गया,
सैलरी आनी बंद हो गई और पैसे की दिक्कत है आ गई, तो हमारे पास 3 से 6 महीने का फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपके पास फिजिकल हो या ज्यादा से ज्यादा बैंक में हो, आप एटीएम से तुरंत निकाल तो सको, वो किसी और को पता भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ताकि कल को मान लो, क्योंकि आजकल हम सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी जॉब जा सकती है या चेंज कर ले जॉब, तो 2-3 महीने का गैप सैलरी में आ सकता है, या बिजनेस में कभी अप डाउन आ सकता है, तो कम से कम 6 महीने का पैसा हमारे पास हो। इमरजेंसी फंड में कहने को तो मेरे पास 1 करोड़ का प्लॉट पड़े हैं, बट घर खर्च के लिए पैसे ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। या रात को इमरजेंसी पड़ गई, हॉस्पिटल जाना है, पैसे नहीं है, एटीएम में भी नहीं है, ठीक? तो पैसा किसके लिए होता है? पहला तो काम के लिए होता है ना, ठीक? एक शेर भी है ना, समय पे आए तो काम का होता है, वरना पैसा और रिश्ता सिर्फ नाम का, ठीक? तो अगर समय पे नहीं आया तो काम, तो पहला काम हमें लिक्विडिटी पे भी फोकस, तो प्रोटेक्शन हो गया और लिक्विडिटी होगी, फिर हम इन्वेस्टमेंट पे आए, क्योंकि सर लिक्विडिटी जैसे आप कह रहे हो इमरजेंसी फंड इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3 to 6 तो हम जैसे मान लो हमारी मंथली इनकम है एक 50-60 हजार रुपए है अगर, हाँ। तो उसमें से हम कितनी अमाउंट बचाएं महीना लिक्विडिटी? 3 से 6 महीने का घर खर्च हमारा होना चाहिए, तो मान लो मेरे घर का खर्च है 25,000 रुपए, तो मेरे पास मतलब 75,000 मिनिमम और 1.5 लाख तक का फंड होना चाहिए, सो दैट कल को मैं 6 महीने सैलरी मेरी ना भी आए तो कम से कम घर का खर्च में इशू नहीं मतलब वो हमें घर का खर्च देखना है कि मैं कितने में आऊं। 3 to 6 मंथ हो गई हो रेगुलर एक्सपेंसेस, उसमें आपकी किस्त है तो वो भी आ जाएगी, घर का खर्च है तो वो भी आ जाएगी, ठीक? रिस्क कवर में हमें इनकम देखनी है, यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस हाँ, को देखना मतलब है। इसमें वो भी आ गई कि अगर कोई मंथली हाँ, हमारी किस्त 6 महीने तक मेरे को खर्चा आना है ना, 6 महीने का आपका नेक्स्ट 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए, तो अगर इस 6 महीने के दौरान कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही है तो वो भी आपको भरनी तो पड़ेगी ना, तो कोई भी इंश्योरेंस है या कोई लोन की किस्त चल रही है तो वो भी हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। इसको कैसे रखे सर? फिर ये इसका कुछ saving पैसा, कैसे हाँ, रखें या- इसको कुछ पैसा तो हम घर पे रख सकते हैं, ठीक है, 1 महीने का, कुछ पैसा हम बैंक में एफडी करा सकते हैं जो इजीली तोड़ सकते हैं। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक? एक होता है ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कंपनी में काम करते हैं, उनका सबका पीएफ कटता है। पीएफ किस लिए बनाया सरकार ने? कि रिटायरमेंट के बाद एक पैसा इकट्ठा हमें मिल जाए, ठीक? तो एम्प्लॉय का तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, बट जो नॉर्मल लोग हैं, मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, या मैं कोई अपना काम करता हूँ, तो वहां तो पीएफ होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय तो हूं नहीं मैं, तो गवर्नमेंट ने बाद में रियलाइज किया ये तो गलत है, तो उन्होंने एक नई निकाला पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ के लिए आपका एम्प्लॉय होना कोई जरूरी नहीं है, इवन बच्चों के नाम से भी, जैसे बच्चों की बात है तो बच्चों के लिए पीपीएफ खुलवा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक? किसी भी पोस्ट ऑफिस में, प्लस आजकल मैन जितने बैंक है, एसबीआई ऐसे उन सब में हो गया। और उसमें 15 साल का पीरियड होता है पीपीएफ में, 15 साल तक, बाद में आप 5-5 साल में बढ़ा सकते हो, मिनिमम 15 साल। हाँ, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एफडी और इन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? गवर्नमेंट ने इस पे फोकस ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इस पे इंटरेस्ट भी ज्यादा दिया, प्लस इसमें टैक्स की भी छूट दी है, जो मान लो अगर, ठीक? तो हम अगर लेडीज के नाम से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या बच्चों के नाम से करनी है तो हम पीपीएफ खुलवा सकते हैं, और जितना जल्दी खुलाएं फायदा है, 15 साल में तक लॉक इन होता है, उसके बाद हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने 15 साल कर लिया, एक बच्चे को जन्म होते ही करा दिया, 15 साल तक करते रहते एक सर्टेन पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जरूरत है तो 15 साल बाद निकाल लो, अगर लगता है नहीं अभी 5 साल और चला सकते हैं तो और चला लो, तो जब वो शादी लायक होगा या होगी तो हमें इकट्ठा तो पैसा, जो हमने 15 साल के बाद एक्स्ट्रा 5 ईयर लिए तो वो कंपाउंड हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो चलता ही रहेगा ना, बहुत फायदा, ज्यादा मिलता है 5 साल के, और जितना ही लंबा चलेगा उतना हमारा फायदा। तो एक आम पब्लिक के लिए पीपीएफ एक बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक? क्योंकि एफडी से ज्यादा रिटर्न है, ठीक? और एक लॉन्गर पीरियड का हो जाता है। एफडी में क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने 5 साल पहले एफडी कराई और वो फिर बीच में यूज कंपाउंड होगी, वो यूज हो गया, पता ही नहीं वो कहाँ गए पैसे, बट पीपीएफ का मेरे पास वो पैसा भी जुड़ता जा रहा है। जैसे 15 साल को हम उसमें डाल रहे थे पैसे मंथली या ईयरली, इसमें 2 तरीके से मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हम साल में एक किस्त डालनी जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी से आपके 500 रुपए से लेके 1 लाख डाल सकते हैं। तो जो हम 5 ईयर का एक्सटेंशन ले रहे हैं उसमें भी यही सेम रहेगा या हाँ, सिर्फ हम उसको सेव दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इन्वेस्ट करते रहो, नहीं तो निकालो मत पिछले को, ठीक? तो आप तो पीपीएफ का एक फायदा क्या होता है ना, आपके ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जैसे 15 इयर्स के बाद। हाँ, अगर आप नहीं निकालोगे तो वो चलता है। तो पीपीएफ का 2-3 फायदे क्या है ना, एक तो कंपल्सन नहीं है,
अगर आपने जैसे इंश्योरेंस करा लिया आपने, तो वो हर महीने आपको देना ही पड़ेगा, या हर साल को उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। मान लो इस साल मेरी हिम्मत नहीं है, 500 रुपए डाल दो, अगले साल 10,000 की हिम्मत है, मिनिमम 500 डालने होते हैं। कभी 20 डालने, 20 डाल दो, इसमें भी हमारी बिल्कुल और किसी साल आप 2 बार डाल दो, किसी साल 4 बार डाल दो। मिनिमम 500 डालने। क्या फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट की आपकी बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी। है। तो ये तो सबका होना ही चाहिए, फैमिली मेंबर के नाम से आप करा लो। जिस साल लगे कहीं से एक्स्ट्रा अर्निंग आ गई, वहां पे उठा के डाल दिया। जिस साल कम अर्निंग है, कम डाल दिया, बट उसको एक चलाते रहो। ठीक, लोग क्या करते हैं, बच्चे को जल्दी खुलवा देते हैं, पहले सालों में कम डालो, जब लास्ट के सालों में ज्यादा डाल दो, पैसा निकाल दो, लास्ट में तो आपको मिल ही जाना। अगर टैक्स पर्पज से भी कई लोग यूज करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि पहले सालों में 500 डालते रहो, फिर ज्यादा डाल दो, जब वो आपको वापस मिल ही जाएगा। तो जैसा आपका यूज है उस हिसाब से हम कर सकते। तो पीपीएफ अकाउंटेंट आज की डेट में सबका होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन तो है ही नहीं कि मेरे को अर्निंग एम्प्लॉय होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों के नाम से भी, लेडीज के नाम से भी, और किसी के नाम से बल्कि आप एम्प्लॉय हो तो भी पीपीएफ भी खुलवा सकते हो, ईपीएफ भी चलता रहेगा, और दोनों ले पीपीएफ सकते भी, हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हमारा हो जाता है। ठीक, तो हम जैसे अलग अलग प्रोडक्ट की बात करें तो 2 चीज पे हमें देखना होता है, एक होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क। कहीं भी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं हम, रिटर्न करने के लिए। ठीक, बट रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा। रिस्क से मतलब क्या है, हमारा जोखिम। रिस्क का मतलब जब आउटपुट सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेनिटी है। हम कहते हैं ना बाइक पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि चांसेस है एक्सीडेंट होने के। ट्रेन से जाते हैं तो क्या कहते हैं, रिस्क कम है, क्योंकि पता है कि रिस्क ट्रेन में कभी साल में एक आध एक्सीडेंट ही होता है, नहीं तो नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं रिस्क कम है। तो ऐसे इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में रिस्क से मतलब क्या है, जहां पे मुझे पता है कि रिटर्न इतना आएगा, वो सर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी रिस्क कम है, जितनी सर्टेनिटी कम होगी रिस्क। हम कहते हैं बैंक में पैसा सेव है, क्योंकि मुझे पता है 10,000 डालना मतलब 1 साल बाद 10,000 तो मिलना ही मिलना है, ना उसे 1 पैसा कम मिलना, ना उसे 1 पैसा ज्यादा। ठीक, बट जैसे हमने कहा रियल एस्टेट है, प्लॉट है, गोल्ड है, या शेयर मार्केट पे हम आएंगे, वहां पे हमें पता नहीं कि कितना पैसा वापस मिलेगा। होने को 10 के 20 भी हो जाए, होने को 10 के 5,000 भी रह जाए, या कम ज्यादा भी हो सकते। तो रिस्क का मतलब जरूरी कम हो जाता है, यानी अनसर्टेनिटी हमारी है। तो अगर लो रिस्क लेना है तो हम बैंक में एफडी या पोस्ट ऑफिस करा सकते हैं। मीडियम रिस्क रखना है तो हम प्राइवेट कंपनी में जैसे डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और हाई रिस्क में हमारा आ जाता है फिर इक्विटी या म्यूचुअल फंड वाले से। ठीक, तो अभी तक हमने जो बात की वो थी सेफ वाली साइड की ज्यादा, बट हम इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं, पैसा बढ़ाना भी है। तो एक शब्द होता है हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई। तो महंगाई में क्या होता है, पैसे जो है उतने ही चीजों के रेट बढ़ते जाए। आप खुद देखते हो, जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी, आज वो 150 की होगी। धीरे धीरे हर साल रेट बढ़ जाता है। और जो डेटा कहता है वो 7 से 8% महंगाई है, जबकि रियल में 2 से ज्यादा ही है। तो अगर मैं बैंक में एफडी करा रहा हूँ 6% पे, तो हम लग तो जरा कि हमारा पैसा ग्रो हो रहा है, बट वो एक्चुअल में ग्रो नहीं हो रहा है। क्योंकि मान लो मेरा 10,000 से 10 हुआ, 700 हुआ, महंगाई बढ़ गई मान लो 12%, तो मेरे को जो चीज मैं आज 10,000 में खरीद पा रहा हूँ 10,700 में भी नहीं खरीद, 200 में मिलेगी तो 500 बैठ ही गए। तो एक्चुअल में रियल रिटर्न नहीं होती है। हम रिटर्न 2 तरह की बोलते हैं, एक तो होती है नॉमिनल रिटर्न जो 7% 700 रुपए। रियल रिटर्न क्या होती है, एक्चुअल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है, आपने 7% से कमाए, इन्फ्लेशन होगी 12%, तो असल में आपका -5% की रिटर्न हो रही है।